हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। रात 10 बजे में दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस वहां की जनता से कई चुनावी वायदे कर रही है। पहले तो लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने के वायदा हुआ। अब 2500 रुपये में धान गेहूं की खरीदी, किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ करने का वायदा प्रियंका गांधी ने किया है। ये सभी वायदे 2018 में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किए थे। इन्हीं वायदों के आधार पर कांग्रेस को ऐतिहासिक 90 में से 68 सीटें मिली। अब प्रियंका गांधी के इस वायदे के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, छत्तीसगढ़ में हमने जो वायदा किया उसमें प्रमुख वायदों को महज कुछ घंटों में पूरा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी में चुनाव हार रही है, इसीलिए वो केवल चुनावी घोषणाएं कर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। कौशिक का कहना है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में जिन 3 प्रमुख घोषणाओं को किया उनमें से एक भी घोषणा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरी नहीं की। 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000, 20 लाख को सरकारी रोजगार। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। आदरणीय प्रियंका जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान है कांग्रेस की। इसीलिए आदरणीय प्रियंका जी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए किसानों को साथ लेकर के चले, वहां के महिलाओं को साथ लेकर के चले, नौजवानों को साथ लेकर के चले। इसलिए ये सारी घोषणाएं उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो बात आ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके झूठे जो घोषणा पत्र है उसमें न पढ़े और पढ़ने के पहले छत्तीसगढ़ के जरूर आकर के किसानों से मिले, यहाँ के लोगों को मिले, सच्चाई आपके सामने आ जाए। चलिए, तो चुनाव में वायदे करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में आकर सत्यता चेक करने का चैलेंज दिया जा रहा है, तो इस पर दोनों पक्षों को सुनना बनता है। हमारे साथ में केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन से, और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता और किसानों को साथ लेकर चलने की बात जो सरकार ने की थी इसके प्रत्यक्ष साक्षी भी रहे। शर्मा जी, वहां जब वायदे कर रही कांग्रेस पार्टी तो यहाँ बीजेपी कहती कि एक बार आकर छत्तीसगढ़ के किसानों से बात कर लें तब यकीन करें। निश्चित रूप से मैं तो स्वागत करूंगा कि जितने उत्तर प्रदेश जितने देश के तमाम किसानों को आकर के छत्तीसगढ़ के किसानों से बात करनी चाहिए, जिनको 2500 रुपये धान की कीमत मिल रही है और लगातार 3 वर्षों से 80,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों का कर्जा माफी से लेके गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौ पालकों को जो राशि देने वाली बात है, तो तमाम तरह से जितनी भी वादे किसानों के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया था उसको पूरा किया है। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश गया था पाठक जी, और मैंने देखा है वहाँ समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है 1890 रुपया, मगर उत्तर प्रदेश का किसान अपना धान 1,111 रुपये बेचने के लिए मजबूर है। वहाँ कोई सिस्टम नहीं है धान खरीदी करने का। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से प्रियंका जी ने जो घोषणा किया है तो बहुत सही काम किया है। हिंदुस्तान के किसान जब आज आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, 3 कृषि कानून के खिलाफ पूरा देश आंदोलित है, ऐसी स्थिति में किसानों को मजबूत करना इस देश के लिए, कृषि प्रधान देश है, तो अच्छा एक कदम है
और स्वागत कदम है। निश्चित रूप से मैं स्वागत करूंगा कि तमाम जितने भी देश के किसान हैं वो आकर के यहाँ के किसानों से बात कर लें, सांस को कोई आँच नहीं है। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केदार जी। केदार जी, क्या उत्तर है? बीजेपी के पास आपने चैलेंज दिया, उन्होंने कहा आ जाएं देख लें। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से और छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक हालत है और किसानों की जो दुर्दशा है वो पूरे देश के लोग आकर देखें। यहाँ पर किसान भाइयों का धान खरीदा जाता है, उनको 3 से 4 किस्तों में पैसा मिलता है और जब किसान का धान खरीद के उसे संग्रहण केंद्रों में रखा जाता है, वहाँ धान की बर्बादी होती है, धान सड़ जाता है, उसे 1100 रुपए में बेचा जाता है, तो कहीं हाथियों को खिलाया जाता है। लगभग 5 लाख टन धान का शॉर्टेज है। कुल मिला के मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्थिक बदहाली के रूप में जा रहा है। ये घोषणावीर घोषणा तो कर देते हैं, उसके बाद ना धान ठीक से खरीद पाते हैं, ना संग्रहण हो पाता है, ना किसान भाइयों को ठीक से पैसा नहीं दे पाते हैं। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जिसके चलते नकली दवा, नकली खाद, नकली बीज किसान भाइयों को मिले और किसान भाइयों ने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आत्महत्याएं की। मैं कहता हूँ बिजली बिल माफ, उन्होंने कहा प्रियंका जी ने, फिर कह दिया कि कोरोना काल का। तो ये चिटफंड कंपनी जैसे घोटालों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये कहते हैं कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो संविदा कर्मचारी थे, हजारों की संख्या में उन संविदा कर्मचारियों को काम से निकाल दिया और उत्तर प्रदेश में जाके वायदे कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 2,500 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे, आज तक 2.5 रुपया नहीं दिया। अगर हम 36 महीने का 2,500 रुपए जोड़ते हैं तो क्या ये सरकार 1 लाख रुपए अब नौजवान बेरोजगार भाइयों को देने के लिए तैयार है? इसलिए कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ठीक है सुरेंद्र जी, स्थिति आर्थिक रूप से बदहाल है और मैं कहूंगा कि अपराध मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मुख्य रूप से एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें सुरेंद्र जी। ये कहा था कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में भी बताएं। किसानों से आके बात करें। मैं तो स्वागत करूंगा पूरे देश के किसान आकर के छत्तीसगढ़ के किसानों से बात करें और बात करें क्या पाठक जी, अभी तो पूरा यहाँ पर बहुत बड़ा महापंचायत हुआ था किसानों का और राकेश टिकैत जी और तमाम किसान संगठनों ने छत्तीसगढ़ के किसानों की हालत पर न सिर्फ संतोष जताया है बल्कि खुशी जताई है। बाकी जितने वादों की बात है निश्चित रूप से हमने वादा किया है, हमारा समय अभी बाकी है और धीरे धीरे प्राथमिकता के केदार जी गेम चेंजर साबित हो सकता है वहाँ यूपी में जो वायदे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार बनी। छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया है, अपराधगढ़ हो गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ हत्या और हत्या के मामले में और रैप के मामले में, बलात्कार के मामले में पूरे देश में अब बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। तो यहाँ सरकार में प्रशासनिक क्षमता नहीं है और ये जो कहते हैं वो ये कर नहीं पाते। मैंने कहा ये धान खरीदी की बात करते हैं, इनके पास बारदाने नहीं होते, केंद्र सरकार को दोषी कहलाते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से असफल है और ऐसे ही वादे करके यूपी को भी गर्त में डुबाना चाहती है। यूपी के लोग सजग रहेंगे और मैं दावा करता हूँ कि कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से पराजित होगी। चलिए, अभी दावे होते रहेंगे, वायदे होते रहेंगे और इनका हश्र क्या होगा ये जनता तय करेगी। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। पुलिस सत्यापन न होने से छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक के पदों पर चयनित लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। मामले में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए विभागीय अफसरों को निर्देश दिया कि वे सत्यापन की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर नियुक्ति करवाएं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयनित लोगों के पुलिस वेरिफिकेशन के पूरा न होने की वजह से नियुक्ति न मिलने की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद सैकड़ों परीक्षार्थियों ने उन्हें धन्यवाद दिया है। पूरे देश में आयुर्वेद और स्वस्थ जीवन शैली के जरिए लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही आरोग्य भारती संस्था की अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल की वार्षिक बैठक रायपुर में आयोजित हुई। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में देश भर से आए संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उइके ने कहा, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जैसी विधाएं प्राचीन काल से चली आई हैं। ये बेहद सुरक्षित और कारगर हैं। कोरोना काल में आधुनिक चिकित्सा विधि के दुष्प्रभाव और इसकी सीमाएं सामने आ गई और ऐसे में परंपरागत उपायों की महत्ता और बढ़ गई।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज और जड़ी बूटियों से संपन्न प्रदेश है। यहाँ बैगा और वैद्यों ने अपने परंपरागत ज्ञान और अनुभव से लोगों का उपचार किया है। उनके इस ज्ञान को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संस्था के राष्ट्रीय और प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि योग, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेद के जरिए लोगों को रोग से बचाने का कार्यक्रम सतत जारी है। बहुत सारी चीजें सुनने में आ रहा है कि कमजोरी बहुत हो गई है, बहुत सारे उनके साथ शारीरिक तौर पर, तो ये दिक्कत है वो इंजेक्शन से ही तो हुआ है ना। तो मैं लोगों को बता दी थी कि हल्दी का गरारा करो नींबू के रस से, और तमाम जो लोगों ने किया भी और पहले से करते आए तो उनको कुछ नहीं हुआ। इसमें जो मुख्य स्ट्रेस दिया जाता है वो होता है कि स्वस्थ जीवन शैली क्या है, हमारी दिनचर्या क्या है, हमारा खान पान क्या है। यदि इसको हम ठीक रखते हैं तो हम बीमार नहीं होंगे तो चिकित्सा के ऊपर जो इतना खर्च होता है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज के डेट में जनमानस में एक उत्साह है कि यस वी कैन, हम ठीक हो सकते हैं अपने खुद के परंपरागत तरीकों से। छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत आगे है। मुझे लगता है शायद छत्तीसगढ़ के हर 1 या 2 किलोमीटर पे एक परंपरागत वैद्य बैठा है। जैसा आरोग्य भारती छत्तीसगढ़ प्रांत में पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है और 3 वर्षों से सघन काम कर रही है, तो हमने पूरे जिला स्तर पे आरोग्य भारती की रचना की है। जैसे जैसे लोकसभा उपचुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती जा रही है। खरगोन की बीकनगांव विधानसभा के सतवाड़ा और झिरन्या में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने चुनावी सभाएं की। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में वोट मांगे। विजयवर्गीय ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। वहीं कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं जातिवाद की प्रशंसा नहीं करती, कांग्रेस ने गरीब और गरीबों के दिल से खेला है। कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी पहुंचकर जनता को संबोधित किया, कहा कि खंडवा में नंदू भैया ने जो सपने देखे, जो अधूरे हैं, उनको पूरा करना है और इसके लिए ज्ञानेश्वर पाटिल को भारी मतों से जिताएं। था राजीव गांधी, राहुल जी के पापा जी, जहां वो आए थे, उन्होंने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूँ, यहाँ 15 ही पैसे भेजते हैं। वो सरकार थी कांग्रेस की कि 85 पैसे कहाँ जाते थे पता नहीं। आपके खाते में किसान सम्मान निधि का 2000 रुपया प्रधानमंत्री भेजते हैं, सीधे आपके खाते में आता है कि नहीं आता है? एक नया पैसा भी कम होता है क्या? बीच में कोई दलाल फलाल है क्या? ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और इसलिए मैं आपके दरवाजे पर दस्तक देने बहन पंकजा को लेकर आया। नंदू भैया के ना होने से जो चुनाव है, यहाँ मैं आपको विनती कर चुकी हूँ कि आप मतदान दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है आप देंगे। इसका कारण मैं यहाँ आई हूँ ये नहीं है, इसका कारण है आपका मतदान ज्ञानेश्वर पाटिल जी के रूप में स्वयं मोदी जी को जाने वाला है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज खरगोन के बड़बा पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को जिताने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा, कार्यकर्ताओं में जो जोश नजर आ रहा है उससे स्पष्ट है कि कार्यकर्ता बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाएंगे और जीत का नया इतिहास रचेंगे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बड़वा के पूर्व विधायक स्वर्गीय चंद्रकांत गुप्ता के परिजनों से मिले और चंद्रकांत गुप्ता के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ है, उनका उत्साह है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता देव उठनी 11 के दिन होने वाले मतदान में एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को विजय तो दिलाएंगे ही, एक इतिहास रचेंगे। इंदौर प्रवास के दूसरे दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पहुंचे, जहां आईजी, दोनों डीआईजी समेत प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों ने उनका अभिवादन किया। वहीं ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थियों से राज्यपाल के सामने ड्रिल हुआ। इस दौरान महिला प्रशिक्षुओं ने भी ड्रिल किया। साइलेंट ड्रिल, 1 मिनट ड्रिल, आरोहण, साहसिक, ये सभी अलग अलग वर्गों के करतब दिखाए गए। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान प्रशिक्षण दिए जाने को लेकर राज्यपाल ने इंदौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की सराहना की। वहीं राज्यपाल ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पौधारोपण भी किया।
साहसिक कार्यक्रम जो किए उससे मैं बहुत गर्वान्वित हुआ हूँ। आप में मुझे प्रदेश पुलिस का उज्जवल भविष्य दिख रहा है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर को प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय में आज साइबर क्राइम रोकने अंतर्राज्यीय समीक्षा के लिए इंटरस्टेट साइबर मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के साइबर क्राइम एक्सपर्ट अधिकारियों के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कई बैंक्स के अफसर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नोडल ऑफिसर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कुछ साइबर क्राइम केसेस की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई। साथ ही साइबर क्राइम और अपराधी को रोकने की चर्चा हुई। बैंकों के अफसर और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने बताया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए उनकी ओर से वक्त वक्त पर लोगों को मैसेज और कॉल किए जाते हैं। एसडीजी आर.के. विज ने बताया कि साइबर क्राइम को जागरूकता के जरिए रोका जा सकता है। फ्रॉड होने पर हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही www.cybercrime.gov.in पर लॉगिन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज के प्रमुखों के साथ अहम मीटिंग की। बैठक में कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला समेत 7 अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर में राजभवन में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान कहा, कश्मीर की शांति में कोई खलल नहीं डाल सकता। शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को घाटी में आतंकवाद और परिवारवाद का अंत हो गया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अभी से जुट गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाराबंकी में प्रदेश की जनता से कई बात की। प्रियंका ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। साथ ही 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं, महंगाई और सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है। भारत पाकिस्तान मुकाबले के एक दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विश्व कप के बाद टी20 कप्तानी छोड़ने के फैसले पर पत्रकार के सवाल पर कहा कि मैं इस बारे में पहले अपनी बात रख चुका हूं। अगर आपको बार बार इसमें घुसना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ और खबरें देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट समेत सेल की सभी इकाइयों में नियमित कर्मियों का बोनस तय हो चुका है, लेकिन उत्पादन और निर्माण में बराबर की भागीदारी देने वाले ठेका श्रमिकों के लिए अब तक कोई पहल नहीं की गई। इसको लेकर ठेका श्रमिकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीएसपी में 30,000 से ज्यादा ठेका श्रमिक हैं जो अभी तक या तो बोनस से वंचित हैं या कम बोनस से परेशान। ऐसे मजदूर ठेकेदार काम से न निकाल दें, इस डर से अपनी आवाज भी नहीं उठाते। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने सर्कुलर निकालकर ठेकेदारों से कहा कि 30 अक्टूबर से पहले बोनस ठेका मजदूरों के खाते में भुगतान कर दिया जाए। मजदूर भी नियमित कर्मचारियों की तरह त्योहार से पहले बोनस के हकदार हैं। इससे उनको त्योहारी खर्च पर भार नहीं पड़ेगा, लेकिन ठेकेदार अटेंडेंस में गड़बड़ी कर बोनस भुगतान में धांधली करते हैं। अब सीटू और इंटक के नेताओं ने प्रबंधन से जल्दी श्रमिकों को बोनस देने की मांग की है। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि त्यौहार के पूर्व तमाम ठेका श्रमिक को बोनस भुगतान किया जाए और ठेकेदारों द्वारा जो धांधली की जाती है बोनस में हाजिरी में गड़बड़ी करके उस पर रोक लगाई जाए। अन्यथा आने वाले समय में हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन CI2 बोनस व वेतन में बढ़ोतरी को लेके आंदोलन के लिए मजबूर होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में जितने भी ठेका श्रमिक काम करते हैं सभी का योगदान उत्पादन, उत्पादकता और लाभार्जन में रहता है। हम चाहते हैं कि उनको भी, जैसे बीएसपी कर्मचारियों को भी दीपावली के पहले बोनस मिला है, उनको भी बोनस अभी दीपावली के पहले मिले। विदिशा से खबर है, जहां विनोद सोनी नाम के एक शख्स कुत्ते के पिल्लों को पत्थर मार रहे थे और इसमें
एक पिल्ले की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हड्डी टूट गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें साफ दिखाई दिया कि विनोद सोनी कुत्तों को पत्थरों से मार रहे हैं। फरियादी अभिषेक शर्मा ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद जब आरोपी को पता चला तो अपने साथियों के साथ उसने फरियादी अभिषेक शर्मा के साथ मारपीट की। उसके सिर पर चोट लगी। अभिषेक को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया। अब पुलिस ने 4 आरोपियों पर धारा 307 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि एक डेलीगेशन उनके पास आया था और धारा 307 लगाने को गलत बताया। अब इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। जो भी कल हादसा हुआ उसकी निष्पक्ष जांच। कटनी जिले में सीवर लाइन का काम करने वाली कंपनी के स्पन इंडिया लिमिटेड के अधिकारी पिछले कई दिनों से कार्यालय में ताला जड़कर गायब हो गए और इसके बाद इस कंपनी के 70 से ज्यादा वर्कर्स को 5 महीने के वेतन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने से परेशान वर्कर्स जिला प्रशासन और पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। के स्पन इंडिया लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स ने बताया कि कंपनी में मेन अधिकारी गुरुप्रताप और अकाउंटेंट समेत कई अफसर कार्यालय में ताला लगाकर गायब हो गए। इसके कारण जिले में चल रहे सीवर लाइन का काम ठप पड़ा है। नगर निगम कमिश्नर सत्येंद्र दाकड़े ने कहा कि लापरवाही और काम बंद होने पर कंपनी को नोटिस दिया जा चुका है। वेतन को लेकर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माधवनगर थाने में भी शिकायत की गई। इस पर प्रभारी ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों से वर्कर्स का वेतन दिलवाने के लिए बात की जाएगी। जरूरत पड़ी तो अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। बालोद जिला अस्पताल में सुबह की शुरुआत रोज भजन प्रार्थना से होती है। अस्पताल प्रबंधन का यह मानना है कि प्रार्थना से दिन की शुरुआत करने पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अच्छे विचार से मरीजों के प्रति सेवा भावना जागृत होती है। प्रार्थना के दौरान अस्पताल के सभी कर्मचारी एक स्वर में भजन गायन करते हैं। प्रार्थना के बाद उस दिन की दिनचर्या को लेकर शासन प्रशासन से मिले निर्देशों की जानकारी दी जाती है और इसके अलावा विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।